इस वेबिनार में स्वागत करता हूं। विशेष रूप से आज के अतिथि वक्ता प्रोफेसर उज्जवल कुमार सिंह और हमारे कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर ज्ञानतोष कुमार झा सर का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत इस वर्ष आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है और इस प्रक्रिया में आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में इस वर्ष का सतर्कता जागरूकता सप्ताह अर्थात विजिलेंस अवेयरनेस वीक विशेष उपलक्ष्य है, जिसको केंद्र में रख करके आज का यह वेबिनार आयोजित किया गया है। आजादी के 75वें वर्ष में भारत विभिन्न रूपों में इस 75वें वर्ष को उत्सव के तौर पर मना रहा है। यह विजिलेंस अवेयरनेस वीक इस मायने में महत्वपूर्ण है जो हमें इस बात की याद दिलाता है कि सत्य, निष्ठा और आत्मनिर्भरता भारतीय आत्मा का विशेष गुण रहा है। सत्य, निष्ठा और आत्मनिर्भरता आज नए भारत का एक दृष्टिकोण है और यह दृष्टिकोण तभी प्राप्त किया जा सकता है जब देश के सभी नागरिक अपने दैनिक जीवन में सत्य, निष्ठा एवं नैतिक मूल्यों के लिए अपनी प्रतिबद्धता को पुष्ट करें। इसी संदर्भ में भारत सरकार सतर्कता जागरूकता सप्ताह यानी विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाने पर बल देती है। आज के इस वेबिनार में हमारे बीच प्रोफेसर उज्जवल कुमार सिंह 75 इयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, सेल्फ रिलायंस विद इंटीग्रिटी अर्थात आजादी के 75 वर्ष, सत्य निष्ठा से आत्मनिर्भरता विषय एब्सेंट हो गया था। जैसा कि मैंने कहा कि सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता नए भारत का एक दृष्टिकोण है और यह दृष्टिकोण तभी प्राप्त किया जा सकता है जब देश के सभी नागरिक अपने दैनिक जीवन में सत्यनिष्ठा में नैतिक मूल्यों के लिए अपनी प्रतिबद्धता को पुष्ट करने का प्रयास करें। इसी संदर्भ में भारत सरकार सतर्कता जागरूकता सप्ताह की यानी विजिलेंस अवेयरनेस वीक पर मनाने पर बल देती है। आज के इस वेबिनार में हमारे बीच प्रोफेसर उज्जवल कुमार सिंह 75 इयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, सेल्फ रिलायंस विद इंटीग्रिटी अर्थात आजादी के 75 वर्ष, सत्य निष्ठा से आत्मनिर्भरता विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। सर, आपका पुनः स्वागत है। इस अवसर पर मैं कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर ज्ञानतोष कुमार झा सर से विशेष आग्रह करूंगा कि चंद शब्द कहकर इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। सर। धन्यवाद अरविंद जी। आदरणीय प्रोफेसर उज्जवल कुमार सिंह जी, आज के हमारे अतिथि वक्ता, नमस्कार। आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज की ओर से हम सब की ओर से आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। इस वेबिनार में उपस्थित हमारे वेबिनार कमेटी और IQAC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर विनीता तुली, विजिलेंस अवेयरनेस वीक के हमारे कन्वीनर श्री दीपांकर, इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर अरविंद कुमार मिश्र, सभी सहयोगी मित्रों और विद्यार्थियों। जैसा कि अरविंद जी ने बताया कि हम लोग भारत सरकार के दिशा निर्देश पर विजिलेंस अवेयरनेस वीक मना रहे हैं और इसी के क्रम में आज का व्याख्यान है जिसका विषय आज़ादी के 75 साल, सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता तक रखा गया है। और इसी विषय पर हमारे बीच विद्वान वक्ता प्रोफेसर उज्जवल कुमार सिंह जी मौजूद हैं। मैं उनका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन तो करता ही हूँ, साथ में ये बताना चाहता हूँ कि उनकी जब भी उनका व्याख्यान हमने कराया है और जिस विषय पर उनसे बातचीत की है, तो विषय पर एक नई रोशनी, एक नई दृष्टि हम सबको मिली है, एक नया आयाम मिला है और उस विषय को समझने की एक अलग से सूझबूझ मिलती है। तो उन्होंने आज के इस व्याख्यान के लिए हम सबको समय दिया, हमारे कॉलेज को समय दिया, इसके लिए उनका आभार। और मैं समझता हूँ कि आज़ादी के 75 साल की इस यात्रा में सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता तक की जो यात्रा है, जो स्लोगन है, उसके अनेक पड़ाव हैं और उनसे बेहतर व्यक्ति उस पड़ाव का आकलन और विश्लेषण करने के लिए हो नहीं सकता। तो
सर का पुनः स्वागत और अभिनंदन। और आपने सर समय दिया हम सबको, अपने व्यस्त समय से, आज बहुत व्यस्त थे सर, आपने समय निकाला, इसके लिए पुनः आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद जी। बहुत बहुत आभार सर, आपके इन शब्दों से हमारे कार्यक्रम की अनिवार्यता की पुष्टि होती है। मित्रों, आप सब जानते हैं कि हमारे बीच उपस्थित विद्वान वक्ता अखिल भारतीय स्तर पर प्रखर वक्ता के रूप में जाने जाते हैं, विशिष्ट राजनीतिक चिंतक के रूप में वे समादृत हैं। ये हम सब का सौभाग्य है कि सर हमारे बीच आज के विषय पर व्याख्यान देने के लिए उपस्थित हैं। मैं डॉक्टर विनीता तुली मैम से आग्रह करना चाहूंगा कि वे हम सब का सर से औपचारिक परिचय कराएं। डॉक्टर विनीता तुली मैम। Ujjwal Kumar Singh, a senior professor in the Department of Political Science, University of Delhi. He obtained his PhD from the School of Oriental and African Studies, University of London. He was earlier a fellow at the Center for Contemporary Studies, Nehru Memorial Museum and Library, Teen Murti Bhavan, New Delhi, and he has also taught at the Hindu College, Delhi University and Punjab University, Chandigarh. He was ICCR's Rajiv Gandhi Chair Professor in Contemporary Studies at the University of Technology, Sydney in 2012. He was a visiting professor in many Indian universities as well as in abroad. In addition, he is the author of the book Political Prisoners in India, State Democracy and Anti-Terror Laws in India. His latest book, authored with Professor Anupama Roy on Election Commission of India, Institutionalizing Democratic Uncertainties. He has co-edited Towards Legal Literacy and Introduction to Law in India and is the editor of the book Human Rights and Peace, Ideas, Laws, Institution and Movements, and many more. He has also worked as a policy expert on India Expert for the Sustainable Governance Indicator project for the BRICS countries. His articles have appeared in Economic and Political Weekly, Critical Asian Studies, Diogenes, Scienza, and Politica, Ethnic Studies Report, Contemporary India, Election Law Journal, and Indian Journal of Human Rights, and other national and international journals. We are really honored to have you with us, sir. And now I invite sir to speak on the occasion of the Vigilance Awareness Week. Sir. जैसा कि सर एक चंद सेकंड लेना चाहूँगा आपसे। जैसा कि भारत सरकार का पिछले कई वर्षों से ये बल रहा है कि भारत के जितने भी कामकाज हों उन पर ध्यान रखा जाए कि वो बाइलिंगुअल जरूर हों। तो हमें उम्मीद है कि आज का व्याख्यान भी हम सबको बाइलिंगुअल सुनने का मिलेगा। और हम जानते हैं कि सर की भाषाई मर्मज्ञता और भाषाई विशेषज्ञता किस तरह की है। सर जब हिंदी में बोलते हैं तो लगता है कि हिंदी के विशिष्टतम विद्वान हैं, और जब अंग्रेजी में बोलते हैं तो लगता ही नहीं कि हिंदी से उनका कोई रिश्ता होगा। तो सर की इस दक्षता का फायदा हम लोग इस कार्यक्रम में उठाना चाहेंगे। बहुत बहुत आभार सर, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। देखिए आपने जो पूरा एक माहौल बनाया, उसके बाद मैं और घबरा रहा हूं क्योंकि मैं अपनी कमियां जानता हूं, और लेकिन हाँ, द्विभाषी होने का एक दिल से भी एक रहती आशा रहती कि आदमी द्विभाषी रहे, और क्योंकि कई शब्द अलग अलग भाषाओं में अच्छे से आते हैं, और आप जानते हैं कि कई बार हमारे जो सोर्सेज रहते हैं वो अंग्रेजी से आते हैं, तो ये हम सभी के लिए एक मुद्दा बन जाता है। लेकिन बहुत धन्यवाद ARSD कॉलेज का, ज्ञानोत्तेजक जी का, अनीता तुली जी का, और दीपांकर जी का, और आप विकास जी के लैपटॉप से बोल रहे तो आपका विकास नाम आ रहा है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये सिर्फ एक ओकेजन ही नहीं है, एक उत्सव ही नहीं है, ये एक वस्तुतः तो सोचने का भी, एक खास तरह से सोचने के लिए भी एक मार्ग प्रशस्त करता है। और मैं बता रहा हूँ कि जब से प्रिंसिपल साहब ने बताया मुझको इस पे बोलना है, मैं बहुत परेशान रहा हूँ, क्योंकि एक स्पष्ट उत्तर नहीं आता है।
40 साल पहले जब आप आत्मनिर्भरता की बात करते थे, सेल्फ सफिशिएंसी की बात करते थे, तो स्वतंत्रता के बाद किस तरह की विकास की प्रणाली रहेगी, तो यही जोर रहता था कि हम सेल्फ सफिशिएंट बने, आत्मनिर्भर बने। और उस समय जो एक डेवलपमेंट मॉडल कहता था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का, कि आप बाहर से आयात कम करेंगे और यहाँ से निर्यात ज्यादा करेंगे, और यहाँ पे आप उत्पादन करेंगे और इसका बाजार यहाँ पर भी रहेगा लेकिन बाहर का भी रहेगा। तो ये पिछले 75 साल से ये बात चलता रहा है। लेकिन आप देखिए, जब आपने इसको जोड़ा है आत्मनिर्भरता और सत्यनिष्ठा, तो फिर ये बिल्कुल एक मोरल फ्रेमवर्क में चला जाता है। इट्स नॉट जस्ट डेवलपमेंट, सिर्फ विकास की बात, विकास का आधार या विकास के रास्ते की बात नहीं हो रही है। ये एक अलग ढंग की इसके पीछे एक फिलॉसफी आती है कि आत्मनिर्भरता सत्यनिष्ठा के साथ कैसे हो सकती है, और आपने इस चीज को प्रस्तुत किया है। तो इस पे आदमी सोचने को विवश हो जाता है कि ये जो इंटीग्रिटी टर्म है, ये हमारे संविधान में है तो कहाँ और कैसे है, और एक इंटीग्रिटी का, एक सत्यनिष्ठा का और क्या तरीका आता है। तो हमारे संविधान में हमें मालूम है इंटीग्रिटी जो जोड़ा गया वो अखंडता के रूप में जोड़ा गया है। तो एक भारत का विकास हो जिसमें अखंडता और उसकी यूनिटी दोनों, अखंडता भी रहे और साथ में एक मजबूत भारत उभर करके आए। तो पूरा हमारा जो एक आर्थिक दृष्टि से जो सोच थी और बदलाव का रास्ता था, उससे भारतवर्ष को मजबूती देने का, आर्थिक मजबूती देने का। लेकिन भारतवर्ष बहुत सदियों से सांस्कृतिक तौर पे काफी आगे रहा है। तो इस आर्थिक मजबूती के पीछे यहाँ की सांस्कृतिक विरासत कैसे आती है, और तब एक थोड़ा सा मुद्दा उठ जाता है जहां पे कि आदमी को एक चैलेंज महसूस होता है एक कहीं ना कहीं, और वो आता है कि सामाजिक तौर पे जो भारतवर्ष है, क्या वो सामाजिक समरसता, आर्थिक विकास और सत्यनिष्ठा, इसको कैसे जोड़ के चला जाए। तो देखिए, तरीके कई होंगे, मैं खास मुद्दे पे भी आता हूँ, लेकिन उसके साथ ही एक तरीके, जो एक मेथड की भी बात कर लेता हूँ। एक पूरा प्रोसेस होता है चेकलिस्ट का, कि आपने स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी आप ले आए और उस पैमाने पे आपने दिखाया कि भारत किस स्तर पे है, कहाँ पर है। तो रोज अखबारों में आता है ये इंडेक्स और वो इंडेक्स, और आप जितना अगर अध्ययन करेंगे और गूगल देखेंगे तो आजकल ऐसे साइट हैं जो पूरे इंडेक्सेस को एक जगह ले आते हैं, क्योंकि वो प्रतियोगिता में विद्यार्थी जाते हैं, उनके लिए वो जरूरी कि हर इंडेक्स को जानने की इस साल के इंडेक्स में कौन ऊपर है, भारतवर्ष कहाँ पर है। तो एक तो चेकलिस्ट डेमोक्रेसी, एक चेकलिस्ट का तरीका होता है कि आप उस ढंग से किसी भी देश को, किसी भी विकास प्रणाली को आंक सकते हैं और उसको इंडेक्स पे देख सकते हैं। अभी जैसे इंडेक्स की बात आई थी, हंगर इंडेक्स की थी, और भारत 100 के पायदान के बाहर था, तो इसके ऊपर एक बहस छिड़ी कि क्या उसकी जो भी इंडेक्स बनाया गया था उसका मेथोडोलॉजी सही था कि नहीं था। तो इंडेक्स पे अगर आप नजर डालेंगे तो उसके मेथड पे, किस तरीके से वो आधार बना है रैंकिंग का, वो बड़ा जरूरी हो जाता है। और हम सभी यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं, विद्यार्थी हैं, तो हमें इस बात को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि सिर्फ आप एंड रिजल्ट को मत देखें। आप ये नहीं देखें कि इंडेक्स में 101वां है या 10वां है या पहला है, वो शायद एक अधूरा ज्ञान रहेगा। हर इंडेक्स के पीछे की मेथोडोलॉजी जरूर देखें कि उसके पीछे क्या पैमाने रखे गए थे, क्या आधार रखा था। तो एक पूरा चेकलिस्ट का फ्रेमवर्क होता है। मैं चेकलिस्ट फ्रेमवर्क में नहीं जा रहा हूं, मैं भारत को एक इंडेक्स के नाते कहां पर क्या है उसका एक टेबल बनाया जा सकता है, बहुत आसानी किया जा सकता है, वो तात्पर्य यहाँ पर नहीं है। क्योंकि आत्मनिर्भरता के पीछे क्या एक उसकी फिलॉसफी रही है, क्या सोच रही है, थोड़ा वो हमें देखने की जरूरत रहती है। दूसरा देखिए, जो चेकलिस्ट के साथ जुड़ा हुआ है और इंडेक्सिंग के साथ जुड़ा सांख्यिकी का, हर साल के बजट में ये बताया जाएगा कितना पैसा आया है, पैसा कहाँ पे व्यय किया जाएगा, किन खंडों में किया जाएगा, किस सेक्टर के लिए किया जाएगा। और ये
ये पिछले मतलब सालों साल से ये चलता रहा है, और उसमें आप जीडीपी ग्रोथ देखते हैं और उस ढंग से भी देखते हैं। लेकिन जो विकास को अगर समझना है और आत्मनिर्भरता को समझना है तो शायद इससे भी हट करके करना पड़ेगा। वो एक महत्वपूर्ण आधार रहेगा। कोई अगर ये कहता है कि हमारा जीडीपी ग्रोथ अभी इतना है या कोविड में कम हो गया और आगे कैसे हम अचानक कैसे सर्च कर रहा है, ये सब बहस का मुद्दा रहेगा और वो जरूरी है जानना। लेकिन शायद मेरी अपनी जो सोच है इससे थोड़ा अलग हट करके है कि मैं एक स्टैटिस्टिक और उस इंडिकेटर पे इस बात का एक जजमेंट नहीं करने का। मेरा अपना मानना है कि देखिए, जब आत्मनिर्भर की करते हैं तो हम भारतवर्ष के अंदर बंद के करते हैं, शायद आत्मनिर्भरता इससे ज्यादा है। छोटा सा मुद्दा है, आजकल बांग्लादेश के आंकड़े बड़े ऊपर जाते हैं, इंडेक्सेस बहुत ऊपर जाते हैं। अब हम इसे कैसे देखना है? आमतौर पे इसे इस ढंग से दिखाया जाता है कि कैसे बांग्लादेश एक छोटा सा देश है, वो भारत के आगे जा रहा है। मैं इस ढंग से देखता हूं कि बांग्लादेश का अगर विकास आता है तो बांग्लादेश से जो विस्थापित भारत में आए थे आर्थिक रूप से, वो वापस जाने लगे हैं। तो बांग्लादेश के लिए भी अच्छा और भारत के लिए भी अच्छा है। तो भारत का विकास जुड़ा हुआ है उसके नेबर्स के विकास से। नेपाल में अगर विकास होता है तो भारत का भी विकास होता है। उदाहरण के तौर पे ये माना हुआ है कि हमारे जो भारत नागरिक जब वो पश्चिम के देशों में गए, अमेरिका में गए, ब्रिटेन में गए, फ्रांस में गए, जिनको आज PIO कहा जाता है, OIC कहा जाता है, ओवरसीज इंडियन सिटीजन कहा जाता है, या प्रवासी भारतीय कहा जाता है, उनके महत्व को समझा गया। तो जब वो वहां पे जा रहे हैं और वहां से कुछ भारत के लिए कर रहे हैं तो हमारी आत्मनिर्भरता को एक मजबूती मिलती है। इसी ढंग से दूसरे देश के लोग यहाँ पे आते हैं तो उन्हें भी मजबूती मिलती है। तो ये सबका विकास मतलब हर देश का, हर समाज का विकास भारत के विकास में सहायक होगा, और भारत जितना विकसित होगा उतना वो दूसरे समाज में, दूसरे देशों में भी उनके विकास में सहयोग कर पाएगा। तो बेसिकली मैं बाइनरी से बच रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसका विलोम ये रहेगा, इस ढंग से नहीं देखना है। तो आत्मनिर्भरता का जो पूरे की सोच है उसको थोड़ा स्वराज से जोड़ करके देखा जाए, क्योंकि गांधी जी ने इसको बहुत अच्छे ढंग से दिया था। सेल्फ रिलायंस टर्म नहीं था, लेकिन वो स्वराज के अंदर निहित था वो। तो एक तरीका वो भी हो सकता है देखने का। तो एक तो इस पे थोड़ी देर में आते हैं। दूसरा जो इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा का है। अब आप देखेंगे कि पूरी एक सोच बनी, वस्तुतः ये वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट एक आता है 1992 में, उसके बाद से, जिसमें एक टर्म आ जाता है गुड गवर्नेंस, और उस गुड गवर्नेंस के कोर में इंटीग्रिटी और ट्रांसपेरेंसी है। तो ये आश्चर्य की बात नहीं होगी कि अभी की जो सरकार या इसके पहले की भी सरकार है, बार बार ये बात करती है कि करप्शन इंडेक्स कम होना चाहिए। वस्तुतः अभी की जो सत्ता में है, आने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण ये था कि इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन था, सत्यनिष्ठा जो हमारे विकास का तरीका था, लेकिन उसके साथ जो एक ईमानदारी थी, एक सत्यनिष्ठा था, उसकी कमी थी। इसलिए जरूरी है कि हमारे विकास के साथ में एक सत्यनिष्ठ तरीके से उस विकास को बढ़ाया जा सके, हाँ, तो करप्शन को दूर किया जा सके। इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपने चुना है, क्योंकि विजिलेंस, एक विजिलेंट सिटीजन रहेगा, वो लोकतंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जो बार बार नजर रखता है, सोचता है, सवाल उठाता है अपने देश के विकास प्रणाली के ऊपर, और चाहता है कि वो विकास प्रणाली इस तरह की हो कि वो आत्मनिर्भर भारत की ओर ले जाए। तो अगर मुद्दे पे लौटते हैं ना, आत्मनिर्भरता और सत्यनिष्ठा, तो ये आर्थिक सामाजिक बदलाव के साथ साथ में मोरल फिलोसॉफिकल बदलाव दोनों साथ लेके चलते हैं। तो कहा जाता है कई बार कि राजनीति में मोरालिटी का स्कोप नहीं है, लेकिन शायद समाज में है, क्योंकि हमारे घर में है, हमारे परिवार में है, हमारे मोहल्ले में है, हमारे शहर में है। तो फिर उससे अलग हट के राजनीति कैसे हो सकती है?
तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा सत्यनिष्ठा का हमसे हमारे रोजाना के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे क्लासरूम के साथ जुड़ा, हमारे यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ा हुआ है। हम शिक्षकों से पूछा जाता और सही पूछा जाता है कि आपने क्लास लिया कि नहीं, कितनी ईमानदारी से आपने अपनी बात रखी है, कितने विद्यार्थियों की बात सुनी है। तो अगर क्लासरूम को एक आप राष्ट्र के रूप में लेकर के चलते हैं, जो कि है एक माइक्रोकॉस्म के रूप में है, तो इन मुद्दों को लेकर चलते हैं तो व्यक्ति का बदलाव, एक परिवार का बदलाव, एक समाज का बदलाव, एक देश का बदलाव होगा। और गांधी जी ने इस ओर इंगित किया था। तो अगर आप देखेंगे जो उनके स्वराज की परिकल्पना थी, वो कहते हैं कि ये एक सीक्रेट है, ये एक पवित्र शब्द है जो वेदों से आता है, और उसको उन्होंने सेल्फ रूल, मतलब हम स्वयं ही कैसे शासन कर सकते हैं, स्वयं शासन और सेल्फ रिस्ट्रेन। हाँ, उन्होंने कहा कि ना मैं अपने ऊपर कुछ अंकुश भी लगाना पड़ेगा। तो जो स्वतंत्रता की धारणा उसे थोड़ा अलग हट करके स्वराज की धारणा में लेकर के आते हैं। तो आप देखेंगे बड़ा महत्वपूर्ण ये है, क्योंकि दूसरी तरफ आर्थिक सच्चाई ये है कि हम जिस सभ्यता में जीते हैं उसे बाजार की सभ्यता कहा जा सकता है या पूंजीवाद की सभ्यता कहा जा सकता है। और उसका एक प्रमुख रूप उसका आप देखने को मिलता है कि इंसेसेंट कंजम्पशन, मतलब आप रुकते नहीं हैं, आप लगातार पैदा करते हैं और कंज्यूम करते हैं, और इस तरह से दोहन कर रहे हैं प्रकृति का कि कल प्रकृति को ही एक हम नष्ट कर रहे हैं। तो पूंजीवाद के अंदर निहित है कि आप बार बार आप दोहन करते रहेंगे, एक मुनाफे के लिए करते रहेंगे। तो गांधी जी का वो कहना जो सरदार पटेल भी मान के चलते थे कि कहीं ना कहीं इसके ऊपर अंकुश की जरूरत है। हाँ, सेल्फ रिस्ट्रेन, सो सेल्फ रूल एंड सेल्फ रिस्ट्रेन वुड बी द कोर ऑफ सेल्फ रिलायंस इंडिया। तो आप आत्मनिर्भर होने के लिए उत्पादन करेंगे, वहां पे मजदूर वर्ग भी रहेगा जो उत्पादन की प्रणाली में हिस्सा रहता है। और सरदार पटेल ये भी गांधी की बात को मान के चलते थे कि ये मुनाफा जरूरी है बिजनेस के लिए, लेकिन इस हद तक नहीं चला जाए जिससे सामाजिक समरसता पे एक आघात पहुंचे। तो आप वापस लेकर के जाएंगे और जो मॉडल गांधी जी का था कि जिस ढंग से जो फैक्ट्री के ओनर है, उद्योग के ओनर है और मजदूर काम करते हैं, वो मिलकर के एक संवैधानिक तरीके से, एक वैदिक तरीके से अपनी बात को रखेंगे जिससे दोनों का भला हो पाएगा। तो पूंजीवाद इस ढंग का भी नहीं हो जाए जिससे कि वो पूरे सिविलाइजेशन को, सभ्यता को नष्ट करने लगे। और ये आगे देखिए 75 साल हम लोगों ने जो जिया है और बढ़ा है और मेहनत की है और आत्मनिर्भर के रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन आज का समय कि आगे 75 साल में हम कैसे देखेंगे अपने आप को, जहां की भारतवर्ष भी बना रहे और विश्व भी बना रहे, इसके लिए आगे के चैलेंजेस को देखना बहुत जरूरी है। तो पुराने डिबेट भारतवर्ष में आप देखेंगे तो डिबेट रहा था प्लानिंग को लेकर के, हाँ, योजनाबद्ध तरीके से बदलाव लाने का, विकास करने का बड़ा महत्वपूर्ण रहा था। हम लोगों ने बहुत उसमें उसके माध्यम से प्रगति भी की है, लेकिन और उसका एक उद्देश्य था कि बहुत तेजी से एक उद्योगों का विस्तार हो और खास करके भारी उद्योगों का विस्तार हो। तो फिर वहां पे भी एक बहस चलती थी कि मेगा प्रोजेक्ट होने चाहिए कि नहीं। जैसे जवाहरलाल नेहरू के समय में भाखड़ा नांगल डैम को कहा गया, बांध को कहा गया कि ये आधुनिक मंदिर है। फिर एक पूरा 20 साल 30 साल के कई दो चार दशकों के बाद एक सोच दोबारा बदलती है और एक आता है कि नहीं, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। शूमेकर का कंसेप्ट है कि नहीं, आप बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें बनाते हैं, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं छोटे छोटे स्तर पे वो चीजें नहीं पहुंच पाती हैं। तो बड़ा डैम जरूरी है, लेकिन चेक डैम जरूरी है। पहाड़ों पे छोटे छोटे चेक डैम आप बनाते हैं तो आप पानी को संजोते हैं, बचाते हैं और समय पर उसका उपयोग कर पाते हैं। तो एक मेगा प्रोजेक्ट की डिबेट थी। आज भी हम मेगा प्रोजेक्ट करते हैं। अगर नेहरू के सपने में भाखड़ा नांगल भी था और बोकारो स्टील प्लांट भी था, तो आज भी आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में एक मेगा प्रोजेक्ट की बात होती है। जैसे
यहाँ पे हाईवेज बनाना कि पूरे भारतवर्ष को जोड़ने का वाजपेयी के समय में आया, अभी भी ये हो रहा है। तो दोनों तरफ मेगा प्रोजेक्ट चलता है और अभी भी डिबेट रहता है। एक पूरी बहस रही थी एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री, कृषि आधारित विकास और उद्योग आधारित विकास। और आमतौर पे विशेषज्ञों का मानना है कि हमारा जो सोच था वो ज्यादा उद्योग आधारित हो गया था, बड़े उद्योगों पे हम ज्यादा निर्भर हो गए थे। और अब बदलाव की बात आ रही कि कृषि के क्षेत्र में कैसे बदलाव लाया जाए, और उसी का एक आप देखेंगे रिजल्ट है कि कई प्रदेशों में किसान बहुत खुश नहीं कुछ बदलाव से, कई, लेकिन याद रखिए वहां जिन प्रदेशों में वहां पे जबरदस्त बदलाव पहले आ चुका है, 60-70 के दशक में, 80 के दशक में हरित क्रांति आ चुकी थी, तो वहां पे बदलाव। लेकिन ये अभी भी सिंगूर का मामला था, या उड़ीसा के अगर आप देखेंगे पहाड़ों में, वहां पे मामला था आदिवासी बहुल इलाकों में कि किस तरह का विकास हो। तो मुद्दे अभी भी हैं और बहस अभी भी है, और सभी बहस जो है वो आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए क्या अलग अलग तरीके हो सकते हैं उसको लेकर के हैं। कोई उसके विरोध नहीं है, हर लोग का है कि नहीं शायद ये तरीका उचित होगा या दूसरा तरीका उचित होगा। एक पूरी बहस है पब्लिक एंड प्राइवेट, और हम यूनिवर्सिटीज में हैं, हमें मालूम है कि ये डिबेट हमारे बीच में बहुत जबरदस्त रूप से भी है कि हमारी यूनिवर्सिटी एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है। इसका हमारा काम मुनाफा कमाना नहीं, हमें वस्तुतः जो एक वेलफेयर स्टेट का पार्ट है, एक कल्याणकारी राज के हिस्से में हम आते हैं, जहां पे हमें जितना ज्यादा हो सके भारत के जो विद्यार्थी और बाहर के विद्यार्थियों उनके लिए हम अपना समय दे पाए, पढ़ाने का काम कर पाए। तो पब्लिक यूनिवर्सिटी की अपनी प्लेस है और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का भी अपना स्पेस। लेकिन ये डिबेट एक राष्ट्रीय स्तर पे उद्योगों से संबंधित था कि पब्लिक सेक्टर यूनिट और प्राइवेट सेक्टर का। अब बॉम्बे प्लान से शुरू होता है, अभी तक ये बहस चलती है। आज के दिन में जो बहुत बहस नहीं होती है और बड़ा ही एक संजीदा ये मामला है लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार को लेकर के। भारतवर्ष के पहले कम से कम 3 दशकों में तो यही बहुत बड़ा एक मुद्दा था बहस का कि किस ढंग के भूमि सुधार किए जाए, क्या सीलिंग रखी जाए। ऐसा नहीं कि मामला खत्म हो गया है, वस्तुतः भूमि अधिग्रहण का कानून जो है वो अभी भी एक कानून अभी भी है, और उसको उसमें बदलाव लाने की भी बात की गई थी, और अलग अलग तरीके से भूमि अधिग्रहण अभी भी होता है। लेकिन वो चाहे वो राष्ट्र के हित के लिए हो या उद्योगों को स्थापित करने के लिए हो, लेकिन भूमि का मुद्दा, लैंड क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और कुछ तो कोविड से संबंधित चीजें हैं, लेकिन उस पे अभी मैं नहीं करूंगा क्योंकि समय देखते हुए भी आप देखेंगे कि एक जो अगर फ्यूचर की बात देखेंगे और ये आत्मनिर्भर भारत अपने आप को बना पाएगा आत्मनिर्भर इस एक सजगता के साथ, अगर पर्यावरण का मुद्दा, जो मौसमी बदलाव का मुद्दा, पानी की किल्लत का मुद्दा, खाद्य सुरक्षा का मुद्दा और सामाजिक और राजनीतिक हिस्सा का मुद्दा, अगर इन नए चैलेंजेस, और ये चैलेंजेस बहुत नहीं है, ये कई चैलेंजेस तो ये हैं ये जिनको कि हम लोगों ने पैदा किया है। तो इसलिए अगर पिछले 75 साल या 150 साल या 200 साल का जो उपनिवेशवाद है और उसके बाद स्वतंत्रता है, तो हमारे विकास के प्रणाली में कुछ क्वेश्चन मार्क्स हैं, कुछ सवालिया निशान उठते हैं, जो कि हमें इस स्तर पे ले आए हैं कि एक तरफ तो हमारे पास खाद्य जो है वो खाना और फसल की उपज के बाद हम सरप्लस हैं, है ना, हमारे पास गोदाम भरे हुए हैं, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं अभी भी एक भूख की, एक हंगर की का चैलेंज आता है। तो कैसे इन दोनों हिस्सों को जोड़ पाए हम, सरप्लस प्रोडक्शन, और मैं ड्रॉट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सूखे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वही बात कर रहा हूं कि एक भारत का बहुत बड़ा तबका जहां तक कि खाद्यान्न नहीं पहुंच पाता है, और ये इस बात को दर्शाता है क्योंकि हर सरकार अपने ढंग से कदम उठाई है। जैसे देखिए
आत्मनिर्भर भारत बनने में, और आत्मनिर्भर भारत तब बनेगा जिसमें कि दरिद्र नारायण से लेकर के जो अंतिम व्यक्ति से लेकर के उसको कम से कम 2 समय का भोजन मिल पाए। तो मनरेगा फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम भले ना हो, एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है, लेकिन अगर आपने अखबारों में पढ़ा होगा हाल के दिनों में, तो मनरेगा को लेकर के जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, जहां पर कि आप एक राइट है, एक अधिकार है कि आप कहते हैं कि नहीं, मुझको काम करना है, मैं अपने मेहनत करके अपने श्रम से रोटी कमाऊंगा, तो उसमें इस काम को करने के जो तादाद है भारतवर्ष में काफी ऊपर है, करीब 2 करोड़ के ऊपर जा रहा है महीने में। तो कहीं ना कहीं ये तरीके हैं, सरकार कोशिश कर रही कि कोई भूखा नहीं जाए, सबको श्रम का एक अधिकार मिले, लेकिन दूसरी तरफ ये भी दिखाता है कि एक्सेस जो है, जो पहुंच सबकी बराबर नहीं है। तो जो हमें सजग रूप से देखना पड़ेगा कि सत्यनिष्ठ एक ईमानदारी से सत्यनिष्ठा को बना करके देखना पड़ेगा कि हमारे विकास का जो तरीका रहा है उसमें क्या वो हर समुदाय, हर व्यक्ति तक पहुंच पाया है। जैसे आजकल की सरकारों, जैसे भारतवर्ष की नहीं है, देखिए जो सब्सिडी प्रोग्राम कहलाता है या बेनिफिट्स होते जो वेलफेयर मेजर्स हैं, ओल्ड एज पेंशन स्कीम है, या कोविड जब हुआ तो स्पेशल अलाउंसेस दिए गए, राशन दिया गया, ये तमाम देशों में ऐसा किया गया और बहुत सही किया गया है। तो अगर आप जो गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाएंगे, एक gov.in है, और वहां पर वस्तुतः नेशनल पोर्टल पे आप एक पूरा सेक्शन ही है जिसका टाइटल है बिल्डिंग आत्मनिर्भर भारत एंड ओवरकमिंग कोविड-19। इसी टाइटल से बिल्डिंग आत्मनिर्भर भारत एंड ओवरकमिंग कोविड-19, और उसके कई पहलू है, कम से कम 5 पहलू हैं, जिसका एक पहलू मुझको बहुत ही रोचक लगा, वो था कि माइग्रेंट्स, जो मजदूर दूसरे जगह काम करने के लिए गए थे, और किसान, और उनके लिए किस तरह के प्रावधान किए गए। और उस पोर्टल को आप देखेंगे तो शुरुआत से ही आपको एक बहुत बड़ी उपलब्धि दिखेगी वहां पर। ये अभी कोई भी, हम सभी नेट पे रहते हैं, देख सकते हैं, जिसमें कहा गया कि 2020 का है ये पोर्टल, 2020 का इसमें अपडेटेड है। उस समय ये अप्रैल में ये प्रोग्राम आया था, 14, 15, 16, 17 अप्रैल को अलग अलग सेक्शंस में आया था, और बताया गया था कि कैसे जो हम मास्क आजकल जो पहन रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा जो पीपी किट पहनने, जो पहले हम हॉस्पिटल्स में देखते थे, हम नगण्य मात्र पैदा कर पाते थे, हम उसकी उत्पादन नहीं करते थे, वहां से लेकर के हम 2 लाख पीपी किट जो है रोजाना हम उसको बनाना शुरू किए। तो ये कहीं हमारी दृढ़ता को दिखाता है, कहीं हमारी शक्ति को दिखाता है, हमारी सोच को दिखाता है कि अगर जरूरत पड़ने पे हम उस बुनियादी जो सवाल, उस चैलेंज को लेते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि हम शायद पिछड़े हुए हैं वहां पर, लेकिन हम अपने कोशिश से अपने आप को आत्मनिर्भर बना पाए। और ये सच्चाई है कि वैक्सीन का मामला हो या पीपी किट का मामला हो, तो भारत आत्मनिर्भर है और अपने ही नहीं दूसरे को भी सपोर्ट करता है। तो मैं अपनी बात को इस ढंग से खत्म करूंगा कि भारत के अंदर आत्मनिर्भरता महत्वपूर्ण है, लेकिन इसको अगर जोड़ के देखा जाए, चाहे वो दक्षिण एशिया से देखा जाए या विश्व से देखा जाए, तो एक सुदृढ़ भारत, एक आत्मनिर्भर भारत के साथ में आत्मनिर्भर पाकिस्तान या बांग्लादेश या श्रीलंका या चीन या मालदीव्स, ये सभी आ जाते हैं, अफगानिस्तान, सभी इसमें आ जाते हैं। सरकार ही बताती है कि हम चीन के साथ अभी एक हमें परेशानी है, हमारी भूमि पे उसने कब्जा कर रखा है, लेकिन सरकारें इस ढंग से सोचती हैं कि आर्थिक रूप से अगर सुदृढ़ रहेंगे तो हम बिल्कुल अपने आप को काट के नहीं चलेंगे। तो आज याद रखें कि हमारा सबसे ज्यादा आयात चीन से होता है या अमेरिका से होता है, और रोज बात होती है कि पटाखे भारतवर्ष में बनाए जाएं। बिल्कुल सही बात है, हम सभी वहां से आयात क्यों करेंगे, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप को सुदृढ़ करना है, लेकिन यह भी देखना है कि अभी विश्व समुदाय जुड़ा हुआ है, ये भूमंडलीकरण में सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और खास करके जो नए
चैलेंजेस आए हैं पूरे विश्व के सामने, चाहे वो क्लाइमेट चेंज का हो, हमारे प्रधानमंत्री अभी वहां गए हुए हैं, इसी मुद्दे पे गए हुए हैं, चाहे वो पर्यावरण बचाने का हो, चाहे वो बायोडाइवर्सिटी बचाने का हो, चाहे इस तरह की हिंसा जो हो रहे हैं, जो पूरे विश्व में हिंसा इस अलग ढंग से हो रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक और सामाजिक हिंसा हो रहे हैं, उसको कम करने का हो, तो ये सभी एक आत्मनिर्भर भारत, एक सुदृढ़ भारत दूसरों से हाथ मिला करके मिलजुल करके किया जा सकता है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात पे विराम देना चाहता हूं। माफ कीजिएगा, मैं सिर्फ हिंदी में बोलता गया हूं, अब यही हो जाता है और मुझको द्विभाषी होना था, तो अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों और कलीग के लिए बहुत बहुत मेरी तरफ से माफी मैं चाहता हूं। जी बहुत बहुत आभार सर। मुझे लगता है कि हमारे आमंत्रण में ये एक फोर्स बन गया कि सर आज हिंदी में ही बोलेंगे, इसलिए सर ने द्विभाषिता को लगभग किनारे किया और हिंदी में अपनी बात रखी। बहुत बहुत आभार सर। आपने सत्यनिष्ठा और आत्मनिर्भरता का जो कॉन्सेप्ट है, भारत सरकार जिसे अपना एक नया विजन मानती है और जिसके आधार पर देश को एक नए प्रगति पथ पर ले जाना चाहती है, उसे आपने बहुत ही व्यापक अर्थों में हमारे सामने स्पष्ट किया और बताया कि आत्मनिर्भरता सिर्फ वैयक्तिक, सामाजिक या नितांत राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाने वाला शब्द नहीं है, या सत्यनिष्ठा सिर्फ वैयक्तिक मूल्य नहीं है। अगर सत्यनिष्ठा की बात करेंगे तो हम उसे व्यापक आयाम में देखना पड़ेगा, और आपने बहुत ही व्यापक अर्थों में इसे स्पष्ट किया और बताया कि वैसे तो देखने को हम बाजार के समय में रह रहे हैं, जहां अतिरिक्त उपभोग, अतिरिक्त उत्पादन और अनंत लाभ पर बल दिया जाता है, एंडलेस प्रॉफिट जिसका लक्ष्य रहता है। लेकिन इसी दौर में जब तक हम इस अतिरेक से बचने के लिए अनिवार्य लाभ, जरूरी उपभोग और प्रकृति के संपूर्ण सामंजस्यपूर्ण उपयोग के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा जाहिर नहीं करेंगे, तो हम कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता और सत्यनिष्ठा को गलत संदर्भों में व्याख्यायित करते रहेंगे और देखते रहेंगे। और इसी चीज को स्पष्ट करते हुए आपने ध्यान दिलाया कि रोजगार, बाजार, कृषि, मजदूर, प्रकृति और मानव सभ्यता, मनुष्य और उसकी सामाजिकता, व्यक्ति हित और समाज हित, पर्यावरण और मौसमी बदलाव, खाद्य सुरक्षा आदि संदर्भों में उचित और मानवीय दृष्टिकोण से ही सत्यनिष्ठा और आत्मनिर्भरता के राष्ट्रीय एवं सार्वभौमिक मूल्य को हम अर्जित कर सकते हैं और निरंतरता भी प्रदान कर सकते हैं। और इसी संदर्भ में आपने बताया कि इसे सिर्फ एक मौलिक चर्चा या मूल्यगत स्तर पर, दर्शन के स्तर पर, राष्ट्रीय फिलॉसफी के स्तर पर सिर्फ चर्चा का विषय न बना करके इसे व्यावहारिक संदर्भों में कैसे देखा जा सकता है, जमीन पर उतारा जा सकता है, और ऐसा करने के लिए व्यापक सामाजिक या राष्ट्रीय हितों को कैसे ध्यान में रखा जा सकता है। और आपने ये बहुत सही बात कही शुरू में ही, अपने वक्तव्य के आरंभ में ही, कि आत्मनिर्भरता भारत सरकार का आज का लक्ष्य नहीं है, जबकि देश आजाद हुआ, जब से देश आजाद हुआ उसी दौर से इस बात पर लगातार बल दिया गया कि भारत उत्पादन के अर्थों में आत्मनिर्भर बने और उपभोग के अर्थों में बाहरी बाजार से भी आयात कर सकता है और आयात करके अपने को विश्व के साथ जोड़कर देख सकता है, रख सकता है। तो इतने व्यापक संदर्भों में आपने आत्मनिर्भरता और सत्यनिष्ठा जैसे मूल्य को हमारे सामने रखा और व्याख्यायित किया। इसके लिए आपका हृदय से आभार। अब मैं चाहूंगा कि जो हमारे प्रतिभागी मित्र हैं वे अपने कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से, प्रश्नों के माध्यम से सर के वक्तव्य को आगे बढ़ाने का स्पेस पैदा करें। मित्रों, आपसे प्रश्न आमंत्रित हैं। आप में से जो भी विद्वान प्रश्न पूछना चाहते हैं वे हैंड रेज कर सकते हैं या फिर अपना चैट बॉक्स में अपनी बात रख सकते हैं, और इस तरह से हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सवाल से ज्यादा लोग अपनी बात भी रखें तो अच्छा लगता है, क्योंकि ये बड़ा पेचीदा, ये जुड़ना जो है सत्यनिष्ठा और विकास, आत्मनिर्भरता, ये सरल नहीं है ये जोड़ना। आपने जिस ढंग से चीजों को रखा है, मतलब इतने बेहतरीन ढंग से रखा है कि मुझको विश्वास नहीं कि मैं बोल रहा हूँ या आप बोल रहे हैं। जी सर, अभी हमारे प्रतिभागी हैं, मित्र हैं विकास जी, वो कुछ टिप्पणी और प्रश्न करना चाहते हैं। विकास जी, आपका स्वागत है। सर नमस्ते। सर मेरा प्रश्न हाल के संदर्भ में अभी एक जजमेंट आया है, और उस जजमेंट के अंदर बेसिकली वो एक फेमस कोलगेट केस था,
और उसमें जो फॉर्मर जो हमारे विनोद राय जी थे, उन्होंने जो कोल के अंदर जो एक जो हलफनामा दिया था, उसके अंदर उन्होंने अभी माफी मांगी है कि जो कई सारे नाम उन्होंने बिना वजह ही लिए। तो अगर इस तरीके के विजिलेंस वाले पद पे रहने के बाद अगर इस तरीके से चीजें बाद में आती हैं कि उनकी रिपोर्ट्स वगैरह जो हैं वो फैक्चुअली सही नहीं है और करेक्ट नहीं है, और इससे सरकार या एक कोई भी वर्तमान सरकार उसकी छवि बहुत ज्यादा धूमिल होती है। तो एक संस्था के तौर पर जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है वो अगर इस तरीके की टिप्पणियां या इस तरीके की रिपोर्ट अगर लेकर आता है तो उससे किस तरीके के जो राजनीतिक और या दूसरे जो आयाम बनते हैं वो बहुत किसी देश के लिए या किसी दल के लिए या किसी के लिए भी अपने आप में एक कई बार समस्याएं रहती हैं, चाहे वो सीबीआई का हो, चाहे वो जितने भी हमारी जो स्वतंत्र इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, उनका जिनका काम सत्य को बाहर लाने का है, अगर वो एक खास दबाव में अगर काम करती हुई नजर आती है, सुप्रीम कोर्ट की भी टिप्पणियां हैं सीबीआई को लेकर, विजिलेंस डिपार्टमेंट्स को लेकर, तो ऐसी स्थिति में इन संस्थाओं की अपनी स्वतंत्रता, इनकी स्वायत्तता किस हद तक हमारे समाज के लिए एक आईना या एक मार्गदर्शक या इनके ऊपर कितना विश्वास करें हम लोग, ये बेसिकली। क्या परमिशन है मैं अपनी बात रखूं? प्लीज सर, प्लीज। विकास जी, कई मुद्दे आते हैं जो आपके सवाल से ज्यादा इंटरवेंशन है और बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी आपने रखा है। देखिए, मैं 2-3 बिंदुओं को ले चलूंगा क्योंकि एक भारतवर्ष को देखना है तो सत्ता पक्ष हमेशा रहता है, पहले कोई सरकार थी, अभी कोई सरकार है। हम एक यूनिवर्सिटीज में होने के नाते, बुद्धिजीवी के होने के नाते, हम में से कोई राजनीतिक वैज्ञानिक है, कोई फिलॉसफी से है, कोई केमिस्ट्री से है, और बहुत उस नजरों से अगर आप देखेंगे तो आपने बिल्कुल सही कहा, ये अखबारों में भी आया है। और तो आप इस ढंग से देखें कि एक तो लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, till the time we are democracy and we are democracy always has necessary corrective. Fine. So the fact is that if such response comes from someone who may have committed a mistake, we don't know, because then there's a legal truth and there's a social truth as such, but it is because of democracy. I think one of the MPs pursued this case, and as a part of that, former CAG had to give an apology. So this is a part of democratic functioning of the institutions. So we need to trust democracy and the corrective aspect of democracy. So democracy, we actually look at democracy as electoral democracy, which gives mandate to, people have this, they give mandate to the government to rule for a certain period of time. But remember, these are other aspects of democracy, because democracy provides the space to correct itself. Fine? Institutions correct themselves. So whether it's through judiciary, through legislature. So I think that's a very important aspect which you brought in. And we have to trust our democracy, which actually gives space for such necessary correction. Remember, on the other hand, such institutions, and it's part of Vigilance Week. So this question becomes even more important as a part of Vigilance Week. So we have CVC, and you have seen, not only in the near past, of course, near past we knew that there's a rigorous process for appointment of CVC, the Chief Vigilance, Commissioner says. So there's a rigorous appointment, and actually the change started with this. So appointment of CVC will be done by a committee, specific committee, and now that committee is also same kind of committees there for appointment of an HRC chairperson and others. So in democracy also works through institutional integrity. संस्थागत सत्यनिष्ठा बहुत जरूरी है। तो हम जहां पे जिस संस्था में हैं,
हमें वहां पे एक ईमानदारी से काम करने से उसकी इंटीग्रिटी बढ़ती है। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इंटीग्रिटी बहुत ज्यादा है, बिकॉज इट्स ऑलवेज अंडर some kind of gaze by the voters की नजर रहती है। एक छोटे की बैलेट बॉक्स कहां रखा गया है, किसी को ज्यादा समय तो नहीं दिया गया, कोई बहुत पैसा खर्च तो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। There are still flaws, but Election Commission of India's integrity is very high because it has performed with institutional integrity, maintain institutional integrity. So democracy requires institutional integrity, and in that sense, what was done also requires corrections, and then we have to trust the voter, the people, that they will make up their own mind. So still what we are left, सारे बहस के बाद जो हमारे पास जो बचता है, हम सवाल भी उठाते हैं कि कोई भी संस्था एक सत्यनिष्ठ, एक ईमानदारी से अपने कार्य कर रही है कि नहीं कर रही है। हाँ, और वो महत्वपूर्ण है। तो लोकतंत्र सिर्फ इलेक्शंस नहीं है, रूल ऑफ लॉ भी है, इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी भी है, और ये पूरे लोकतंत्र भारतीय संदर्भ में खास करके विकास के साथ अगर आप जोड़ते हैं तो उसके साथ में एक महत्वपूर्ण चीज है जो स्वराज के कंसेप्ट में गांधी जी कहता है, सेल्फ रिस्ट्रेंट एंड सेल्फ रूल। आत्मनिर्भरता का डेफिनेशन दोनों को लेके चलिए। ये विकास हमारे लिए है, स्वयं के लिए है, और उसको हम थोड़ा अपने ऊपर अंकुश डाल करके सबके साथ जुड़ के कर सकते हैं। So that would be at least my reading of Gandhi, and very important question which you raised. Thank you so much. बहुत बहुत आभार सर, आपने बहुत ही विचारपूर्ण संदर्भ फिर से उपस्थित किया हमारे बीच में। लेकिन आपके इन तमाम वक्तव्यों के बाद मेरे मन में एक प्रश्न है जो टिप्पणी के संदर्भ में आपके सामने रखना चाहूंगा। हम लोग अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाओं जैसे विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों को युग में मौजूद है, जिनका किसी राष्ट्र के प्रति या किसी वैश्विक सार्वभौमिक मूल्य के प्रति किसी तरह की कोई प्रतिबद्धता नहीं है, और विश्व की तमाम लोकतांत्रिक संस्थाओं को वो नियंत्रित और नियमित करने में सफल हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी के अधिकतम प्रयोग से लाभ के उच्चतम शिखर तक पहुंचना उनका अंतिम लक्ष्य है। ऐसे में सत्य निष्ठा जैसे मूल्य पर इस तरह की गंभीरतम चर्चा के आज क्या मायने रखे जा सकते हैं, माने जा सकते हैं? सर आपकी माइक म्यूट है सर। हाँ, जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सोच है और कोई उत्तर के रूप में नहीं बोल रहा हूं, मैं आपके साथ अपनी बात रखना चाहता हूं, थोड़ा अलग रहेगा। देखिए, कोविड जो महामारी है, तो अब ये 100 साल के बाद हमें देखने को मिला, और इस समय आपने कई संस्थाओं का आपने लिया, एक संस्था मैं भी एक साथ जोड़ देता हूं, WHO। तो देखिए, अगर अपने मैंडेट को संस्थाएं कर रही हैं और आज के दिन में WHO की जरूरत पड़ी, अब कोवैक्सीन को परमिशन नहीं मिला, इसे हम WHO से नाराज नहीं होंगे। चीन को लेकर के क्या रुख था उस पर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अमेरिका के बहस में बाइडेन वर्सेस ट्रंप में वो मुद्दा था। लेकिन और भारत की, याद है कि भारत की हिस्सेदारी अंतरराष्ट्रीय जो जितने ऐसी संस्थाओं में बहुत ज्यादा रही है, इस हद तक भारत गया है। याद रखिए कि जब जवाहरलाल नेहरू के समय में कहा गया कि आप सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर के रूप में जाएं, तो भारतवर्ष ने कहा कि नहीं, चीन का बनता है। तो हमने जो अपने आप को जोड़ा भी है और मर्यादा के साथ हम वहां पे रहे। हमने कभी ज्यादा मांगा नहीं, लेकिन हमारी पहुंच भी रही है और हमारी आवाज भी मायने रखती है, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है, चाहे वो नॉन अलाइनमेंट के माध्यम से रहा हो। तो शायद मैं व्यक्तिगत रूप से एक स्टेज में IMF को बिल्कुल क्वेश्चन करता था, लेकिन अगर भारत की आर्थिक स्थिति में परेशानी थी और IMF से हमें सहयोग मिला, तो मैं अपने विचार को बदल दूंगा, क्योंकि वो भारत को बदलने के लिए महत्वपूर्ण था। तो पूरे आप देखेंगे जो हमारे विकास का जो एक बहस हुआ था कि पहले 40 साल तक हम स्टेट रेगुलेशन में थे,
और पिछले 30-40 साल से 35 साल से ज्यादा हम बाजार के माध्यम से चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं इन संस्थाओं का योगदान उसमें रहा है। तो कई लोग क्वेश्चन कर सकते हैं इस चीज को, लेकिन जब तक भारत का सबल हो रहा है, क्योंकि जो देश इससे बाहर चले गए, जैसे बर्मा बाहर रहा, लेकिन हम IMF वर्ल्ड बैंक से भी अपनी हिस्सेदारी मांगते हैं और कुछ हिस्सेदारी उसमें देते करते भी हैं। तो मुझको लगता है कि एक जामा पहना देना सबके लिए उचित नहीं होगा। संस्थाएं अलग रहेंगी, लेकिन हाँ, जैसे WHO जैसी तरीके संस्थाएं हैं, ILO जैसे तरीके संस्थाएं हैं, यूनिसेफ जैसे तरीके, अमेरिका छोड़ दिया लेकिन भारतवर्ष उसमें है। तो हमें आत्मनिर्भर भारत के साथ में एक विश्व में भी अपनी जगह बनानी है, इसलिए हम इन संस्थाओं को क्वेश्चन भी करेंगे, जैसा आप करें बिल्कुल उचित है, लेकिन उसमें भागीदारी रख करके करेंगे, ये सोच है। बहुत बहुत आभार सर। मैं इंद्रजीत झा सर हमारे प्रतिभागी हैं, उन्होंने हाथ उठाया है। इंद्रजीत सर, आप अपना माइक अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। सर, एक जो कंफ्यूजन जो थोड़ा सा होता है, जो आत्मनिर्भरता को लेकर, वो व्यक्ति के लिए आत्मनिर्भरता की बात होती है या देश के लिए होता है? क्योंकि जब व्यक्ति के लिए बात करते हैं तो देश में पहले से ही हम देखते हैं कि 93 से 94% जो वर्कफोर्स है वो ऑलरेडी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, वो तो ऑलरेडी आत्मनिर्भर है, और मुश्किल से 6-7% है जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में है। दूसरी तरफ अगर कि देश की आत्मनिर्भरता की बात होती है तो देश में हम देखते हैं कि GDP का जो शेयर सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि जो जाता है वो डिफेंस में जाता है, और डिफेंस के सेक्टर पे जो हम देख रहे हैं कि जो ऑलरेडी गवर्नमेंट कंपनी है वो भी प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति और कलेक्टिव के सेंस में, और कुछ क्वेश्चन और भी थे जो अरविंद ऑलरेडी पूछ चुके हैं, जो कैपिटलिज्म का जो लॉजिक है, जो प्रॉफिट का होता है, उसमें सत्यनिष्ठा किस तरह से हो सकता है, उसका तो जवाब आ चुका है। तो ये आत्मनिर्भरता का थोड़ा सा व्यक्ति और देश का जो है कंफ्यूजन, वो किसके लिए आत्मनिर्भरता की बात हो रही है? नहीं, उन्होंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, उन्होंने इतने अच्छे ढंग से बताया था उसको लेकर के, और इतनी अच्छी भाषा में बताया था कि वो तो मुझको था कि अगर लिख के दे देंगे तो मैं भी उसके लिए बहुत आगे बहुत ढंग से किया था। और बड़ा जी देखिए, ये मोरल डिलेमास की बात है। इतना तो जरूर है, चाहे वो आप किसी भी भारतीय चिंतक को ले लें, सभी भारतीय चिंतकों का कहना है कि भारतवर्ष जब मजबूत रहेगा तो यहाँ के लोग मजबूत रहेंगे। तो खास करके जैसे हमारी डिफेंस की बात आती है, बिल्कुल सही बात है कि बजट का बहुत बड़ा हिस्सा वहां पे जाता है, लेकिन वो मजबूती बाह्य शक्तियों से हमें सुरक्षा जो रहे वो महत्वपूर्ण है, उसके पर कोई सवाल नहीं उठता है। सवाल ये उठता है कि देश के अंदर की जो संपदा है, जो हम सभी पढ़े संविधान में ही ये कहा जाता है कि उस संपदा का उपयोग भारतवासियों के खुशहाली के लिए होना चाहिए, और आके नीति निर्देशक तत्व में शुरुआत ही से होती है। तो वहां पे मुद्दा उठता है कि क्या जो हमारा प्रॉफिट है, क्या वो एक कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म की ओर जा रहा है, क्या वो कुछ घरानों की ओर बढ़ रहा है, जो कि बढ़ रहा है। आदमी डेटा से आंख मूंद नहीं सकता है कि कैसे रोजाना कुछ खास उद्योगपति के जो उनकी जो प्रॉफिट्स थी वो रोजाना 1000 करोड़ के ऊपर जा रही थी। तो फिर हम बिजनेस को क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, बिजनेस का स्पेस पूरा होना चाहिए, उद्योग का स्पेस पूरा होना चाहिए। फिर हमारी पॉलिसीज का है कि किस ढंग की आप पॉलिसी बना रहे हैं, क्योंकि अगर आप उद्योगों को रोकेंगे तो नौकरियां कैसे होंगी? कोई भी मजदूर ये नहीं चाहता है कि उद्योग नहीं आए। फिर पॉलिसीज की बात आती है, और जहां पे इंद्रजीत जी आप हमें आगाह कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है कि वो क्षेत्र जहां पे संगठित मजदूर नहीं है, जहां पे कि 80% 90% की बात होती है, उनके लिए क्या किया जाए। तो आप बेहतर जानते हैं कि न्यायालयों ने भी कई बार हस्तक्षेप किया, सरकार भी कई बार हस्तक्षेप करती है, लेकिन वो कमी रह गई है
क्योंकि आत्मनिर्भर अगर मजदूर समुदाय नहीं होगा, किसान समुदाय नहीं होगा, आदिवासी समुदाय नहीं होगा, अगर भारत का वो हिस्सा सबल नहीं हो पाएगा, आत्मनिर्भर से अगर छोड़ करके सबल, क्योंकि वो एम्पावर्ड नहीं फील करेगा, वो अपने हालात को लेकर के उसमें एक कॉन्फिडेंस अगर नहीं आएगा तो वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। और इसी से में फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन की सिक्योरिटी, हाल के रिपोर्ट आप पढ़े होंगे कि स्कूलों में बच्चों को खाना दिया गया तो उनके प्रोटीन लेवल बढ़े, उनका शारीरिक और मानसिक विकास हुआ, लेकिन उनके पेरेंट्स को नहीं मिला क्योंकि उनके लिए मिड डे मील नहीं था। तो कई बार पेरेंट्स भूखे रहे, बच्चा कुछ खा लिया, तो कैसे सबके लिए वो एक मिनिमम हो जाए। तो ये पॉलिसी का मुद्दा है। तो कल्याण भारत के, देखिए चाहे कोई भी सरकार आई है, कल्याण, और यही अंतर है कई और देशों से, हमारे यहाँ वो कल्याणकारी योजनाएं कम नहीं हुई हैं, उस पे बढ़ा ही है। हाँ, और वो जरूरी है, वो बिल्कुल जरूरी है। उसको जो क्वेश्चन करते हैं वो थोड़ी परेशानी में डालेंगे हम लोग को अगर वो ज्यादा क्वेश्चन करें, क्योंकि मनरेगा, ओल्ड एज पेंशन, फार्मर्स के लिए जो भी जाता है पैसा, ये सभी बहुत जरूरी है। लेकिन रास्ता सिर्फ यहाँ पे नहीं है। आप जो इशारा कर रहे हैं कि एक चाहे स्वयंसेवी संस्थाएं हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो, उनके साथ मिल करके इन तबकों को आर्थिक स्वायत्ता और आर्थिक सबलता बहुत जरूरी है। और उसका तरीका, और पूरा अंत में देखिए मुद्दा इसी पे होता है। सरकारें आती जाती हैं, बहुत वहां पे एजेंडा बहुत आता है, मैनिफेस्टो में बहुत रहता है, लेकिन शायद घूम फिर करके इस बात पे जरूर चल जाता है कि किस तरह की सुविधाएं मुहैया की जा रही हैं और आर्थिक सामाजिक रूप से किस ढंग से बदलाव आया है। अगर बदलाव आता है तो सरकारें रह जाती हैं, कई बार उसका जलसा ज्यादा हो जाता है, जैसे आपको याद होगा। और चूंकि 75 साल की बात कर रहे हैं तो शाइनिंग इंडिया था, लेकिन सरकारें हटा दी थी जनता ने, क्योंकि शायद वो ज्यादा धमाका दिख रहा था लेकिन अंदरूनी नहीं था। आज के दिन में सरकारें चल रही और पहले भी चलती थी, लेकिन याद रखिए गरीबी हटाओ के समय से लेकर के नारे भी जब बदले हैं तो अब दूसरे तरह के नारे आए हैं। तो हमें इस बदलाव को भी देखना पड़ेगा। इसलिए मैं दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रडिक्शन नहीं देखता हूं। देश के अंदर में कम्युनिटीज का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एब्सोल्युटली नेसेसरी है, बिल्कुल जरूरी है वो। और उसके लिए किस तरह की पॉलिसीज ले आया जाए, इसी पे तो पूरी लोकतंत्र चलती है। तो कल्याणकारी राज किस ढंग से और ज्यादा डीप और गहरी हो, और दूसरी तरफ इस पूंजीवाद और बाजारी सभ्यता में कैसे जो धनोपार्जन हो रहा है वो उसमें हिस्सेदारी लोग की ज्यादा बढ़े, ये जरूरी है। तो मैं कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लूंगा एक्सटर्नल और इंटरनल का, मैं आत्मनिर्भरता व्यक्ति और देश के बीच के कॉन्ट्रडिक्शन को नहीं लूंगा, मैं साथ ले जाने की बात करूंगा। और वो समुदाय के स्तर पे, कम्युनिटी में, इस सेंस में बोल रहा हूं कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, जैसे आप इसी के अंदर आपने उठाया ना, उसके अंदर भी महिलाओं की स्थिति देखिए, पेट्रियार्की डिपेंड है, हर स्तर पे पेट्रियार्की डिपेंड है। तो वो बदलाव आता है, महिला समाज भी सवाल उठाती है और परिवार में बदलाव आता है, समुदाय के स्तर पे भी बदलाव आता है और आर्थिक रूप में भी बदलाव आता है। तो हम उस तरफ एक आशा की तरफ से देखते हैं। जी सर, बहुत बहुत आभार। आपकी टिप्पणी ने इस बात की याद दिलाई है कि ग्लोबलाइजेशन के बाद, यानी वैश्वीकरण के बाद, भारत और पूरा विश्व एक सामंजस्यपूर्ण बदलाव की तरफ, सार्थक बदलाव की तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन आपके इस इंद्रजीत जी के प्रश्न का जो जवाब था, उसका अंतिम भाग मेरे मन में एक जिज्ञासा सिर्फ पैदा करता है। मैं जिज्ञासा रख रहा हूँ, वो प्रश्न नहीं है और उसका जवाब देना भी कोई अनिवार्य नहीं है सर। बस जिज्ञासा रख रहा हूँ कि लोकतांत्रिक संस्थाएं जिन मायनों में राजनीतिक संगठनों के माध्यम से मजबूत होती हैं, संगठित होती हैं और आगे बढ़ती है, परिवर्तनकारी भूमिका में सामने आती हैं, आज ग्लोबलाइजेशन के खास फेज की प्रक्रिया से गुजरने के बाद हमारी राजनीतिक संस्थाएं लगभग वैचारिक स्तर पर, मूल्यगत स्तर पर थोड़ी करप्ट सी दिखाई देती हैं। और करप्ट दिखने का सेंस ये है कि किसी राजनीतिक मूल्य के प्रति उनकी अपनी कोई निष्ठा नहीं है। यद्यपि हम जानते हैं कि उनका नाम समाजवादी, राष्ट्रवादी, बहुजन, ये दल वो दल सब है, लेकिन अपने बहुजन या राष्ट्रवादी या समाजवादी मूल्यों के प्रति वो प्रतिबद्धता नहीं मानते और संगठित तौर पर आंतरिक रूप में वो विमर्श भी करते हैं
कि मूल्यों से राजनीति नहीं होती है। राजनीति में सत्ता तक पहुंचने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ होना पड़ता है। तो ऐसे में जो हम चाहते हैं कि सत्यनिष्ठता के माध्यम से हम समाज के व्यापक समूहों तक लाभ को कैसे पहुंचाएं, ये चिंता आज के समय में ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो उसमें जो महत्वपूर्ण टूल है राजनीति और राजनीतिक संगठन, उनकी इस मूल्यों के प्रति अनास्थावादी दृष्टि से कहां तक यात्रा हो सकती है, या फिर ये चीजें और विरूपित होंगी, और जो सार्वजनिक भागीदारी का जो लक्ष्य आपने बताया है पूरे उसमें कि सत्यनिष्ठा और आत्मनिर्भरता का लक्ष्य तभी पाया जा सकता है जब हम सार्वजनिक भागीदारी और लाभ के सार्वजनिक वितरण को अधिकतम पाने की कोशिश करेंगे, तभी संभव होगा। तो राजनीतिक संगठनों की इस सार्थक और सकारात्मक भूमिका के एब्सेंस में उसे कहां तक देखा जाए और कहां तक पाने की संभावना की उम्मीद की जाए, ये मेरी जिज्ञासा थी सर। सर माइक। आपने कुछ शब्दों में बड़ा ही मुश्किल मुद्दा लिया। आप देखिए, बहुत ब्रीफ बोलूंगा जी, और उसके लिए भारतवर्ष हम अपने ढंग से सोच सकते हैं। करीब 70 साल साम्यवादी राज थे, कम्युनिस्ट शासन था। आप अगर 1950, 60, 70 के दशक का पढ़ ले तो अभेद्य माना जाता था। एक ऐसा साम्राज्य कहा जाता था कि ये सबसे प्रगतिशील, सबसे मजबूत सर्वहारा वर्ग को रिप्रेजेंट करने वाला अचानक ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। एक महत्वपूर्ण कारण, इस पे विवाद नहीं, इस पे सभी मानते हैं कि सरकार और पार्टी दो अलग चीजें हैं। अगर पार्टी सरकार बन गई, क्योंकि पार्टी खास मूल्यों को लेकर चलेगी, खास विचारधारा को लेकर चलेगी, खास तबकों को करेगी। अगर वो सरकार में बदल गई तो फिर जो जनता है, पार्टी को छोड़ दे, आम जनता देखेगी कि दोनों तो एक हो गए हैं, तो सरकार के पास हो जाएगी, पार्टी के पास जाएगी, और पार्टी जो भी रहेगी वो खास ही तबकों को लेकर चलेगी, क्योंकि वहां तो डेमोक्रेसी भी नहीं था। लेकिन जहां डेमोक्रेसी में हर पार्टी अपने आप को कोशिश करती है कि सभी को रिप्रेजेंट करे। हाँ, कोशिश तो ये रहती है, उसमें कुछ के प्रति ज्यादा उनका जोर रहता है, चाहे वो जातिगत आधार हो, चाहे वो धर्म का आधार हो, चाहे जैसे हो। लेकिन ये पार्टी का सरकार में बदल जाना या सरकार के पार्टी में बदल जाना लोकतंत्र के लिए घातक है। ये घातक है क्योंकि फिर जो आम वोटर में, आम जनता में जो सोच है कि वो मान के चलते हैं कि लोकतंत्र में कई पार्टीज का जगह है, लेकिन सरकार उससे कुछ अलग है। यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मैं तो बोलूंगा यूनिवर्सिटी पार्टी की नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी सबसे अच्छी जगह है कि जहां पे हर विचार को प्रस्तुत किया जाए, एक आदमी जिद से नहीं, पूर्वाग्रह से नहीं, खुल करके। तो जो संसद से बेहतर उदाहरण क्या है? हर तरह के विचार आते हैं, हर तरह की बात सुनी जाती है, कुछ पास होता है, कुछ नहीं पास होता है, कभी सस्पेंड होता है। तो आपने जो मुद्दा है, आपने उस पे ही आपने बात रखी है कि सत्यनिष्ठा, इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी के माध्यम से ही आप लोकतंत्र को लेके चल सकते हैं और आत्मनिर्भरता को। कि जब विकास के साथ जब जुड़ता है आदमी, तो सभी सोचता है कि शायद मेरा भी कुछ जगह है, लेकिन अगर वो पूरा एक तरफा हो जाता है तो फिर वो समाज के लिए और देश के लिए मुश्किलें पैदा कर देता है। हम सवाल उल्टा नहीं करेंगे कि वो वहां पर क्यों एक आंदोलन खड़ा क्यों है, लोगों को जुटलाने से नहीं होगा।
हमें समझना होगा और अपनी नीतियों को बदल करके इस ढंग से रखना पड़ेगा कि हम सबको साथ लेके चल पाए, और वो संभव रहता है और देश में होता रहा है, होता भी रहेगा। लेकिन जो संस्थागत सत्यनिष्ठा की बात की आपने, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। जी सर, बहुत बहुत आभार सर। जैसा कि हमारे प्रिंसिपल सर अक्सर कहा करते हैं कि उज्जवल सर को सुनने का मतलब होता है संबंधित विषय के उलझनों से बाहर निकल जाना। तो आज का आपका वक्तव्य भी, जो आज का हमारा विषय था आज़ादी का 75 वर्ष सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता तक, आपके वक्तव्य और चंद प्रश्नों के माध्यम से जो हमें सुनने को मिला, जो हमें समझने को मिला, विषय से संबंधित हमारी बहुत सारी उलझनों को उसने साफ कर दिया, स्पष्ट कर दिया और कई उलझनें खत्म हो गई। तो सर, इस सार्थक, विचारपूर्ण और गंभीर वक्तव्य के लिए IQACCL आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय की तरफ से मैं उससे पहले जो मैं कहने जा रहा हूँ, उससे पहले मैं प्रिंसिपल सर से आग्रह करना चाहूंगा कि चंद शब्द रखना चाहते हैं तो। अरविंद जी, आपने तो कह ही दिया है और मैंने तो आरंभ में ही कह दिया था कि सर को सुनना एक बहुत सुखद और गंभीर बातों से लैस होना है। और निश्चित रूप से ये विषय, जैसा कि सर ने रात मुझे फोन किया कि ये विषय थोड़ा ट्रिकी है, तो विषय कैसा भी हो, चुनौती उसी को दी जाती है जो स्वीकार करने में सक्षम हो। तो इस विषय को जिस तरह से, जिस महीन तरीके से आपने आज़ादी के बाद से लेकर के अब तक जो सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता है, और ये आत्मनिर्भरता कैसे आएगी, किन अर्थों में आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, क्या सही मायना है आत्मनिर्भरता का, और देश आत्मनिर्भर कैसे बनेगा, तो ये जो आपने बिल्कुल एक पूरे ताने बाने के साथ अपने व्याख्यान में इसका विश्लेषण किया है, मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी हैं, नई जानकारियाँ मिली हैं, और इस विषय को नए तरीके से समझने का हमको अवसर मिला है। तो इस ज्ञानपूर्ण और गंभीर वक्तव्य के लिए सर, मैं कॉलेज की ओर से, मैं अपनी ओर से, हमारे स्टाफ और स्टूडेंट्स की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है ये बताना कि मेरे निवेदन को या आमंत्रण को आप तुरंत स्वीकार कर लेते हैं, सहमति देते हैं, इसके लिए मैं निश्चित रूप से आपका कृतज्ञ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत आभार। मित्रों, ये कार्यक्रम आपके प्रश्नों और सर के वक्तव्यों से यहाँ तक पहुँचा। मैं IQACCL आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय आज़ादी का अमृत महोत्सव आयोजन समिति के ऑफिसर, कन्वीनर, हमारे नोडल ऑफिसर दीपांकर जी की तरफ से सर का आज के इस वक्तव्य के लिए, इस व्याख्यान के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। साथ ही इस कार्यक्रम में मौजूद हमारे तमाम संकाय सदस्य और छात्रगण, जिनकी गरिमामय उपस्थिति से हमारा कार्यक्रम सुशोभित होता है और एक अच्छे मुकाम तक यात्रा कर पाता है, उन सबका भी हृदय से आभार। वे छात्र जो आज के इस वेबिनार में भागीदारी कर रहे हैं और सर का वक्तव्य सुना होगा, वे बाद में मुझे भी धन्यवाद देंगे कि सर आपने इतना अच्छा वक्तव्य सुनने का मुझे मौका दिया। लेकिन फिलहाल उन सब का धन्यवाद जिनकी सार्थक उपस्थिति से कार्यक्रम को एक और भी गरिमा मिलती है। साथ ही हमारा टेक्निकल टीम, जिसमें रविंद्र पंत जी हैं, अमित कार विश्वकर्मा जी हैं, जिन लोगों के सहयोग से ये कार्यक्रम निरंतर सफल होता है और सार्थक तरीके से आयोजित हो पाता है, उन सबका भी हृदय से आभार। और अंत में आप सबका और प्रोफेसर ज्ञानतोष कुमार झा सर, जो हमारे कॉलेज के प्राचार्य हैं, मैं बार बार कहता हूं कि पिछले कई वर्षों से संस्थाओं में एक खास तरह की वैचारिक जड़ता आ गई थी। विचार विमर्श के दायरे से हम लोग बाहर निकलकर बाहर बहुत कुछ करते थे, लेकिन संस्थाओं को इसका हिस्सेदार कम बनने देते थे। तो सर के नेतृत्व में हमारा कॉलेज लगातार, और आज़ादी के अमृत महोत्सव के बहाने तो और भी ज़्यादा तेज तरीके से किसी न किसी विषय पर हम लगातार व्याख्यान आयोजित करते रहते हैं। संवाद करने का हमें मौका सर देते रहते हैं। तो इस तरह के संवाद करने के मौके और अवसर उपलब्ध कराने के लिए सर का बहुत बहुत आभार, और आप सबका पुनः हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। रविंद्र जी।